गुड मॉर्निंग बच्चों जो आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट है उसके लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पारितंत्र के कार्य। और पारितंत्र के कार्यों में जो फर्स्ट फंक्शन था उत्पादकता, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन जो बिंदु पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों अपघटन या डीकॉम्पोजिशन। अपघटन या डीकॉम्पोजिशन पारितंत्र के फंक्शन में दूसरा फंक्शन। तो सबसे पहले तो बच्चों अपन ये समझते हैं कि ये डीकम्पोजिशन होता क्या है। देखो परिभाषा, अपघटकों द्वारा। अब अपघटक क्या होते हैं ये अपन ने पीछे पढ़ लिया। अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों। अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल, पोषक पदार्थ आदि में बदलने या तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अपघटन कहलाती है। ये तो हो गई अपघटन की डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, अब अपघटन किस चीज का किया जाएगा? भाई यहां पर आ रहे जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ किस में प्रेजेंट है? तो एक शब्द पर अपन और ध्यान देंगे, अपरद या डेट्राइटस। अपरद या डेट्राइटस। तो ध्यान देंगे पादपों के मृत भाग जैसे छाल, फूल, पत्तियां, टहनियां, वे जंतुओं के मृत अवशेष तथा अपशिष्ट पदार्थ, इन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चों? अपरद कहा जाता है। समझ गए? और इस अपरद पर चलती है अपघटन की प्रक्रिया। तो अपघटन की प्रक्रिया हेतु जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है अपघटन की प्रक्रिया के लिए, वो कच्चा माल बच्चों क्या होता है? अपरद होता है। तो ये दो चीजें बिल्कुल ठीक ढंग से आपको आनी चाहिए। एक तो अपघटन की परिभाषा, अपघटन क्या होता है, और दूसरी चीज अपघटन होता किस चीज का है। जो मृत कार्बनिक पदार्थ है जिनको सरल अकार्बनिक तत्वों में बदला जाएगा वो किस में है। तो बच्चों अपघटन हेतु जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या होता है? अपरद होता है। अब ध्यान देंगे अपघटन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। अपघटन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। जैसे नंबर 1 खंडन, नंबर 2 निक्षालन, नंबर 3 अपचय। और जो ये अपचय का काम है, ये अपचय का काम दो पदों में होगा। एक तो ह्यूमसीकरण और एक होगा बच्चों खनिजीभवन। तो ये महत्वपूर्ण चरण या पद हैं कौन सी प्रक्रिया के? अपघटन की प्रक्रिया के। जो अपघटन है वो इन चरणों के द्वारा पूर्ण होता है। खंडन, निक्षालन, अपचय, अपचय में हुमसीकरण, खनिजीभवन। अब यहां पर बच्चों एक महत्वपूर्ण बिंदु है
जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या? अपघटन की प्रक्रिया के चरण अपरद पर एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के जो ये चरण हैं, ये सब चरण या सोपान, ये अपरद पर एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल भी ये क्रम नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले खंडन होगा, खंडन पूरा हो जाएगा, उसके बाद निक्षालन प्रारंभ होगा, निक्षालन पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपचय प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं होता है। ये सारे के सारे स्टेप जो होते हैं, ये स्टेप बच्चों अपरद के ऊपर अपघटन की प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं। बिल्कुल भी ये सीक्वेंस नहीं है, ये सबसे पहले ये खत्म होके ये फिर ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अब बच्चों आओ अपन इन एक एक चरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। एक एक स्टेप को अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो स्टेप है वो है फ्रैगमेंटेशन या खंडन। फ्रैगमेंटेशन या खंडन। अब नाम से ही पता चल रहा है खंडन, टुकड़े करना। किसके? कौन करेगा? ध्यान से समझना बच्चों। अपरद के बड़े बड़े भागों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अपरद के बड़े बड़े भागों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडन। ठीक है। यह कार्य अपरदहारियों डेट्रीवोर्स द्वारा किया जाता है। जैसे डेट्रीवोर्स या अपरदहारी का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों केंचुआ। ये जो कार्य है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? अपरदहारियों के द्वारा। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों केंचुआ, इसको बोलते हैं किसान का मित्र, फार्मर फ्रेंड, या इसको किसान का मित्र या प्राकृतिक हलवाहा भी बोला जाता है केंचुए को। अब आप जानते हो बच्चों, केंचुआ जो होता है एक तो ये काम करेगा, अपरद के बड़े बड़े टुकड़ों को जैसे खाकर तोड़कर छोटे छोटे भागों में बदल देगा। साथ साथ बच्चों ये जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को ये खोदता है। ऐसे मान लो उसमें बिल बनाता है, पोर बनाता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, छिद्रित हो जाती है। और उस छिद्रित मृदा के अंदर जो एरिएशन होता है, वातन होता है, वो वातन भी प्रॉपर बना हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं विभिन्न तरीकों से केंचुए के द्वारा खेती बाड़ी में किसान की क्या की जाती है? सहायता की जाती है। इसलिए केंचुए को फार्मर फ्रेंड या किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये तो बच्चों एक चरण हो गया अपघटन की प्रक्रिया का, फ्रैगमेंटेशन। नंबर 2, दूसरा बिंदु देखिए बच्चों, लीचिंग या निक्षालन। लीचिंग या निक्षालन, ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों निक्षालन, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत जल में विलेय
अकार्बनिक लवण, ध्यान से समझना, अकार्बनिक लवण जो जल में क्या है, घुलनशील है। तो इस चरण के अंतर्गत जल में विलेय अकार्बनिक लवण मृदा के स्तरों में पहुंच जाते हैं, सोइल हॉरिजन्स में पहुंच जाते हैं और अन्य उपलब्ध लवणों के रूप में गहराई में जाकर जमा हो जाते हैं। अन्य उपलब्ध लवणों के रूप में गहराई में जाकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, लीचिंग। नेक्स्ट अगला जो स्टेप है वो है कैटाबोलिज्म या अपचय। तो वास्तव में जो अपघटक सूक्ष्म जीव है वो इस चरण में काम में आते। तो ध्यान दो, इस चरण में अपघटक सूक्ष्म जीवों कौन कौन है, मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। इस चरण में अपघटक सूक्ष्म जीवों के द्वारा एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में बदला जाता है। जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में बदलते हैं कौन, अपघटक सूक्ष्म जीव। किनकी सहायता से, अपने एंजाइमों की सहायता से। अब ये जो चरण होता है, यह चरण दो पदों में संपन्न होता है। ये जो चरण होता है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 ह्यूमिफिकेशन, ध्यान से समझना बच्चों, ह्यूमसीकरण या ह्यूमसी भवन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है ह्यूमिफिकेशन से। तो ध्यान दोगे बच्चों, इसके दौरान गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ निर्मित होता है। ये जो ह्यूमसीकरण होता है ना, इसमें गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ निर्मित होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमस। ठीक है, ध्यान देंगे, ह्यूमस सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता हेतु उच्च प्रतिरोधी होता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सूक्ष्म जीव इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, इसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमस जो होता है वो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता हेतु उच्च प्रतिरोधी होता है। इसका विघटन धीमी दर से होता है तथा कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण, कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण पोषकों के भंडार के रूप में कार्य करता है। ये बच्चों सारी विशेष बातें हो जाएगी किससे संबंधित,
ह्यूमस से संबंधित हो। वापस देख लेंगे, जो कैटाबोलिज्म है, अपचय है, इस चरण में अपघटक सूक्ष्म जीवों के द्वारा एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक तत्वों में बदला जाता है। अब ये जो काम होता है ये होगा कैसे, तो इसके होने के दो स्टेप है। पहला है ह्यूमिफिकेशन। इसमें क्या बनता है, ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ, गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है, जिस पर माइक्रोब्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा प्रतिरोधी होता है। इसका अपघटन धीमी दर से होता है और कोलाइडी प्रकृति का होने के कारण पोषकों के भंडार के रूप में ये ह्यूमस काम करता है। आप ध्यान देंगे बच्चों, मृदा में उपस्थित मृदा कार्बनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। मृदा में उपस्थित जो मृदा कार्बनिक पदार्थ है इसी को ही क्या कहेंगे बच्चों, ह्यूमस कहेंगे। क्लियर। अब ये बनेगा किससे, तो ध्यान दो, ये जो ह्यूमस होता है पादपों व जंतुओं के मृत अवशेषों से बनता है। पादपों जंतुओं के मृत अवशेषों से बनता है, ठीक है। अब आगे इसकी कहानी क्या होगी वो अपन देखते हैं। देखो बच्चों, पादपों व जंतुओं के मृत भाग जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। पादपों और जंतुओं के मृत भाग जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, इसको कहा जाता है बच्चों लिटर, करकट, कूड़ा करकट, इसको क्या कहेंगे बच्चों, लिटर, ठीक है। आंशिक रूप से अपघटित लिटर डफ कहलाता है। आंशिक रूप से अपघटित जो लिटर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, डफ कहलाता है। थोड़ा बहुत विघटित हुआ लिटर क्या कहलाएगा, डफ। और इससे आगे चलकर ह्यूमस बनता है। इसी से आगे चलकर क्या बनता है बच्चों, ह्यूमस बनता है। तो देखो क्रम क्या हो जाएगा, लिटर, भाई ह्यूमस किससे बनेगा, पादप और जंतुओं के मृत अवशेषों से। लिटर, लिटर का आंशिक रूप से अपघटन हुआ तो क्या बना, डफ, फिर डफ से क्या बनता है, ह्यूमस, और ह्यूमस से फिर प्राप्त होंगे मिनरल्स या खनिज। मतलब अगला जो स्टेप है मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण की प्रक्रिया से क्या विघटित होता है, ह्यूमस, ठीक है। मतलब ह्यूमस आंशिक रूप से विघटित होता है जो खनिजीकरण के द्वारा पूर्णतया विघटित हो जाता है, जो खनिजीकरण के द्वारा पूर्णतया विघटित हो जाता है। क्लियर। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ ह्यूमस, टाइप्स ऑफ ह्यूमस। ये ह्यूमस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो मोर, एक म्यूल। ये दो प्रकार का ह्यूमस होता है। देखो मोर प्रकार का जो
ह्यूमस होता है, ये कच्चा ह्यूमस होता है जो अम्लीय मृदा 3.8 से लेकर 4.0 तक पीएच, कच्चा ह्यूमस होता है जो अम्लीय मृदा में बनता है, जिसका अपघटन धीमी दर से होता है, जिसका अपघटन धीमी दर से होता है। और म्यूल प्रकार का जो होता है यह पूर्णतया विघटित या परिपक्व ह्यूमस होता है जो अधिक पीएच वाली मृदा में बनता है, जिसका विघटन तेजी से होता है, जिसका विघटन तेजी से होता है। क्लियर? ये बच्चों कहानी हो गई ह्यूमस की। अब अगला जो बिंदु है वो है मिनरलाइजेशन। भाई जो अपन पढ़ रहे थे ना अपचय, कैटाबोलिज्म, वो दो भागों में पूर्ण होता है, पहले ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमसीकरण, और उसके बाद में फिर मिनरलाइजेशन। तो देखो मिनरलाइजेशन, ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होता है, जिसे खनिजीकरण कहते हैं, जिसे खनिजीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया से मृदा में अकार्बनिक खनिज लौटाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से मिट्टी में अकार्बनिक खनिज तत्वों को लौटा दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों जो अपघटन का संपूर्ण प्रक्रम है वो अपघटन का संपूर्ण प्रक्रम कंप्लीट होता है। अब ध्यान देंगे बच्चों, अपघटन की जो दर है, अपघटन तेजी से होगा, अपघटन धीमा होगा, अपघटन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो बातें बच्चों अपन और पढ़ते हैं। देखो बच्चों ध्यान से समझना, अपघटन की प्रक्रिया हेतु, अपघटन की प्रक्रिया हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर वातावरणीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक संघटन पर निर्भर करती है। ठीक है, पहली बात, अपघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, O2 की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अपघटन की दर, अपघटन धीमा होगा कि अपघटन तीव्र होगा, ये वातावरण के घटकों और अपरद के रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है,
टेम्परेचर ज़्यादा है तो बच्चों अपघटन की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अधिक है तो भी बच्चों अपघटन की दर क्या होगी, अधिक होगी। O2 की मात्रा या सांद्रता अधिक है तो भी अपघटन की दर क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट, अपरद में नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी बताया था रासायनिक संगठन। अपरद में नाइट्रोजन की मात्रा अगर अधिक होगी तो भी बच्चों अपघटन की दर क्या होगी, ज़्यादा। नाइट्रोजन के साथ साथ जैसे शर्करा भी अपन मान सकते, इनकी मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो भी अपघटन की दर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अपरद में लिग्निन व काइटिन की मात्रा, लिग्निन व काइटिन की मात्रा अगर बच्चों ज़्यादा होती है तो बच्चों अपघटन की दर क्या होती है, कम होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर लिग्निन काइटिन अपरद में ज़्यादा है तो उस अपरद का जो अपघटन होता है वो धीमी दर से होता है। आप ध्यान देंगे, माना वातावरण जो है वो वातावरण गर्म व आर्द्र है, वातावरण गर्म व आर्द्र है तो अपघटन तेजी से होगा, अपघटन तेजी से, अपघटन तेजी से होगा। लेकिन अगर तापमान निम्न है, टेम्परेचर कम है, अवायवीय परिस्थितियां हैं तो बच्चों जो अपघटन होता है वो अपघटन धीमी दर से होता है। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों ये अपघटन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हो गए, अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और अपघटन की प्रक्रिया का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो आपको पता होना चाहिए। भाई मिट्टी ही अकार्बनिक खनिज पोषकों का स्रोत है। अब माना उन अकार्बनिक खनिज पोषकों को प्राप्त कर लिया उत्पादकों से वो उपभोक्ताओं में पहुंच जाएंगे। अब बच्चों उत्पादकों से उपभोक्ताओं में तो खनिज पोषक कहां हैं, उत्पादकों के शरीर में है, उपभोक्ताओं के शरीर में है। तो उत्पादक उपभोक्ताओं के शरीरों में बंद खनिज पोषकों को घोलकर वापस बाहर निकलवाना और कहां पहुंचाना, मिट्टी में पहुंचाना। यह काम बच्चों कौन सी प्रक्रिया से संभव होता है, अपघटन की प्रक्रिया से संभव होता है। ठीक है। तो ये जो पारितंत्र का दूसरा कार्य था अपघटन, वो कंप्लीट होता है। अब बच्चों एक बिंदु अपघटन से ही संबंधित है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है, छोटा सा है, उसको और समझेंगे। पोषक निश्चलता या न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, वो क्या है बच्चों, एक बार इसको अपन और देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन देखो, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, पोषक निश्चलता, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन या पोषक निश्चलता। देखो, अपघटन की प्रक्रिया के दौरान कुछ खनिज पोषक, अपघटन की प्रक्रिया के दौरान कुछ खनिज पोषक सूक्ष्म जीवों के द्वारा
उपयोग में ले लिए जाते हैं। कुछ खनिज पोषक जो हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग में ले लिए जाते हैं और ये खनिज पोषक कुछ समय के लिए सूक्ष्म जीवों में इकट्ठे हो जाते हैं तथा खनिज चक्रण से बाहर रहते हैं। भाई खनिजों का लगातार चक्रण चलता रहेगा। खनिज पोषक मिट्टी में है, मिट्टी में से पहुंचे पादपों में, जंतुओं में, पादप और जंतुओं के मृत अवशेषों का विघटन हुआ, वापस मिट्टी में पहुंच गए, फिर पादपों जंतु, ऐसे खनिजों का क्या चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो कुछ खनिज पोषक किसने काम में ले लिए, सूक्ष्म जीवों ने काम में ले लिए और अपनी कोशिकाओं के अंदर ऐसे मान लो स्टोर कर लिए। तो कुछ समय के लिए वो जो खनिजों का चक्र चल रहा था ना, उस चक्र में से बाहर हो गए खनिज पोषक। बस इसी चीज को बच्चों अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन या पोषक निश्चलता। ठीक है, मतलब जो खनिज पोषक अनिश्चित समय के लिए क्या हो जाते हैं, निश्चल या अगतिशील हो जाते हैं। खनिज पोषक कुछ समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए निश्चल या अगतिशील हो जाते हैं। बस इसी को क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन या पोषक निश्चलता। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के पश्चात, सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के पश्चात ये खनिज पोषक पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ये खनिज पोषक जो होते हैं वो पुनः प्राप्त हो जाते हैं। मतलब पोषक निश्चलता की प्रक्रिया पारितंत्र में खनिज पोषकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। जो पोषक निश्चलता का प्रक्रम है उसकी वजह से पारितंत्र में खनिज पोषक बने रहते हैं, वो धुलकर बहकर समाप्त नहीं हो जाए, अपितु पारितंत्र में बने रहे। इस प्रक्रिया में बच्चों पोषक निश्चलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये अपघटन की कहानी कंप्लीट है। अब पारितंत्र के कार्यों में तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य अपन पढ़ते हैं बच्चों, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। देखो बच्चों, इकोसिस्टम का तीसरा फंक्शन देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का प्रवाह। ध्यान दो बच्चों, अगर गहरे सागरों के जल तापीय पारितंत्रों को छोड़ दिया जाए, गहरे सागरों के जल तापीय पारितंत्रों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर ऊर्जा का
एकमात्र स्रोत क्या है बच्चों? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है जो अल्टीमेट सोर्स है पारितंत्र को चलायमान बनाए रखने के लिए। वो क्या है बच्चों? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सौर ऊर्जा का निवेशन या प्रवेश किसमें? पारितंत्र में। सौर ऊर्जा का निवेशन या प्रवेश पारितंत्र में किसके द्वारा करवाया जाता है? उत्पादकों या हरे पादपों द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? हरे पादपों के द्वारा। और हरे पादप कुल आपतित सौर विकिरण का 1 से 5% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में यूज लेते हैं। ठीक है, बस इतना सा। कुल आपतित जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसका केवल 1 से 5% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में काम लेते हैं। तो प्रकाश की, सौर ऊर्जा की इतनी कम मात्रा से ही पूरी की पूरी प्रकृति, समस्त पारितंत्र चलायमान है। अब बच्चों कितनी ऊर्जा की मात्रा आती है, उसमें से कितनी बेकार हो जाती है, कितनी हरे पादपों के द्वारा यूज ली जा सकती है या उनके लिए उपलब्ध होती है, वास्तव में कितनी वो यूज ले पाते हैं, इन सबको समझाने वाला एक फ्लो चार्ट है, वो मैं बना रहा हूं और उसको बच्चों एक एक बिंदु को अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, कुल आपतित सौर विकिरण टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, कुल आपतित सौर विकिरण, इसको अपन मान लेते हैं बच्चों 100%। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण है, इसको कितना मान लेते हैं बच्चों अपन? 100%। ठीक है, इस 100% में से 50% से कम भाग, 50% से कम भाग पादपों तक पहुंच पाता है। 50% से कम भाग ही पादपों तक पहुंच पाता है, इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR। अच्छी तरह से ध्यान रखना बच्चों, इतना भाग ही है जो पेड़ पौधों तक पहुंच पाता है, यूज कितना लेंगे वो अलग बात है। तो इसका मतलब 50% से भी कम भाग पहुंचा, तो फिर बाकी का कहां है? तो देखो 50% से भी अधिक भाग पृथ्वी के धरातल या ऐसे मान लो पादपों तक पहुंच ही
नहीं पाता है। ठीक है, तो फिर कहां गया? तो ध्यान दो बच्चों, बादलों द्वारा परावर्तित, कुछ भाग तो बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। गैस जलवाष्प द्वारा कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। धूल के कण, कुछ भाग धूल के कणों के द्वारा विकिरणित कर दिया जाता है। तो ऐसे मान लो इतने भाग की तो हानि हो गई, ये भाग तो पहुंचा ही नहीं, 50% से भी कम भाग पहुंचा, या इसको अपन तो 50% मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो 50 पहुंचा है, 45 से 49% ये क्या होता है? अनुपयोगी होता है, यूजलेस, ये काम में आ ही नहीं पाता है। कैसे हो सकता है? धरातल के द्वारा अवशोषित कर लिया गया हो, वापस परावर्तित कर दिया गया हो, आर पार निकल गया हो। 50% तो पहुंच रहा है और 45 से 49% तो यूज ही नहीं आ रहा। तो बच्चों यूज कितना आ रहा है? केवल 1 से 5। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रगटित कितना यूज आया? 1 से 5%। बस यही क्या है बच्चों? सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब ध्यान से समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए कुल इंसिडेंट रेडिएशन, इसका कुल इंसिडेंट रेडिएशन का कुल IR का जीपीपी होता है, ये सकल प्राथमिक उत्पादन तो कितना है बच्चों? 1 से 5। भाई 100% का तो कितना है? 1 से 5। लेकिन PAR का जीपीपी होता है। PAR क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इसका 50% मान लो, और इसका 1 से 5, 100 का 1 से 5, तो बच्चों 50 का कितना हो गया? 2 से 10%। ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का प्रकाश संश्लेषण में यूज आता है या जीपीपी होता है, तो आपका आंसर होगा 1 से 5%। ठीक है। PAR का प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रकाश संश्लेषण में प्रगटित होता है या जीपीपी में यूज आता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों 2 से 10%। और इसमें से ये तो क्या है बच्चों? जीपीपी। और इसमें से 0.2 से लेकर 1% तक श्वसन व अन्य क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। ठीक है। 0.2 से लेकर 1% तक श्वसन व अन्य हानि हो जाती है। तो बच्चों जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है या NPP, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या NPP, तो देखो बच्चों 1 से 5, 1 में से 0.2 तो 0.8 और 5 में से 1, 0.8 से लेके 4% तक, ये क्या है बच्चों? NPP। क्लियर? तो कुल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का जीपीपी होता है 1 से 5। रेस्पायरेशन व अदर लॉस होते हैं 0.2 से 1%। NPP होता है 0.8 से 4%। NPP 0.8 से 4%। किसका? IR का। अगर PAR के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यही चीजें डबल करनी है। PAR के अकॉर्डिंग पूछ ले तो यही चीजें डबल करनी। अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये बच्चों परभक्षियों की खपत के लिए उपलब्ध होती है। ये किसके लिए उपलब्ध होती है? परभक्षियों की खपत के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है। ये तो बच्चों एक एनर्जी का अपन ने ऐसे मान लो डाटा ले लिया। अब
जो पारितंत्र के घटक हैं, जो पीछे अपन पढ़ के आए हैं, उन घटकों में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, कौन कौन से पोषी स्तर होते हैं, उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, कौन कौन से नियम लगते हैं, ये सारी कहानी बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।